Hello friends, welcome back to UGC plugin in the literature series of HPSC PGT English। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंडियन राइटिंग से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वैसे तो हमें विक्टोरियन एज कवर करनी थी, जिसके क्वेश्चंस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट जितनी क्वेरीज हमें इंडियन लिटरेचर की आ रही हैं, हमने सोचा कि पहले यही सेक्शन कवर कर लिया जाए। एक और बात आप सबसे पहले ही कई बार मैं कह चुकी हूँ कि आपके जो कमेंट्स हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं। अगर आप हमें अपनी तैयारी की खबर देते रहेंगे तो हमारा मोटिवेशन भी हाई रहेगा। तो कमेंट्स में आप बताइए ज़रूर कि आपने कौन कौन से सेक्शन अभी कवर कर लिए हैं, ताकि हम अपनी वीडियोस उसी के अकॉर्डिंग प्लान करें। इंडियन लिटरेचर के लिए हमारे पास काफ़ी सारी क्वेरीज आई हैं, तो आज हम इंडियन लिटरेचर को डिस्कस करेंगे। इंडियन लिटरेचर के 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें काफ़ी सारी अदर क्वेश्चंस भी कवर होंगे, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ द इंडियन इंग्लिश नॉवल फ्रॉम इट्स colonial origins to the present day. Analyze the major themes, styles and techniques of Indian English novelists like Mulk Raj Anand, R.K. Narayan and Salman Rushdie. So इंडियन नॉवेल्स के ऊपर ये क्वेश्चन है। इंडियन इंग्लिश नॉवल का कॉलोनियल ओरिजिन, यानी कि जब से इंडियन इंग्लिश नॉवल की शुरुआत हुई, जब से इंग्लिश लैंग्वेज की इंडिया में शुरुआत हुई और इंग्लिश लैंग्वेज नॉवेल्स लिखे जाने लगे, तब से लेकर आज तक क्या डेवलपमेंट इंडियन इंग्लिश नॉवल की हुई है वो हमें बताना है। साथ ही हमें कुछ ऑथर्स जो उन्होंने दिए हैं क्वेश्चन में, मुल्क राज आनंद, आर के नारायण या सलमान रश्दी, इन तीनों के मेजर थीम्स क्या हैं, स्टाइल्स क्या है, टेक्निक्स क्या है, इनके ऊपर किन चीजों का इन्फ्लुएंस है, ये सारी चीजें हमें इस क्वेश्चन में डिस्कस करनी है। इंडिया में प्लेज, नॉवेल्स, पोएम्स एंड शॉर्ट स्टोरीज तो बहुत पहले से लिखी जा रही थी, बट इंग्लिश नॉवल की डेवलपमेंट अंग्रेजों के आने के बाद हुई। सो हिंदी लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में, अदर लोकल लैंग्वेजेस में तो लिटरेचर लिखा ही जा रहा था। ऐसा नहीं है कि इंडिया में महाकाव्य नहीं थे, एपिक्स नहीं थे, पोइट्री नहीं थी या प्लेज नहीं थे, बस इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं थे, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो अंग्रेजों के आने के बाद इंडिया में आई। एंड फिर इस लैंग्वेज में भी इंडिया के ही ऑथर्स ने बहुत सारे नॉवेल्स, बहुत सारी पोएम्स, शॉर्ट स्टोरीज लिखी। सो इंग्लिश लैंग्वेज की डेवलपमेंट के बाद ही ये सारी चीजें शुरू हुई थी। हमें इस क्वेश्चंस में सिर्फ नॉवेल्स की डेवलपमेंट के बारे में बात करना है कि कैसे समय के बदलते जो है थीम्स भी बदली, स्टाइल्स भी बदले, उन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस के आंसर में हमें इंट्रोडक्शन देनी है। इंट्रोडक्शन में हम जो है बता सकते हैं यही चीज जो मैंने आपको बताई। साथ ही हम ये बता सकते हैं कि कॉलोनियल इन्फ्लुएंस कैसे हुआ। शुरू में नॉवेल्स कॉलोनियल टाइम पर लिखे गए, जिसमें रीजनल लैंग्वेजेस में लिखने वाले नॉवलिस्ट, जो लोग रीजनल लैंग्वेजेस में लिखते थे, उन्होंने ही नॉवेल्स को इंग्लिश में लिखना शुरू किया। जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी हो गए, तोरू दत्त हो गए। ऐसे राइटर्स ने कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, आइडेंटिटी की थीम्स को इंक्लूड करके जो है अपने नॉवेल्स को लिखना शुरू किया। ये लोग पहले रीजनल लैंग्वेज, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी हैं जो वे बंगाली में लिख रहे थे, इसी तरह से बहुत सारे ऐसे ऑथर्स थे जो रीजनल लैंग्वेजेस में लिख रहे थे, बट इंग्लिश लैंग्वेज के आने के बाद उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में भी नॉवेल्स को लिखना शुरू किया। इन शुरुआती नॉवलिस्ट ने कॉलोनियलिज्म के इम्पैक्ट्स के ऊपर लिखा, सोशल एंड कल्चरल प्रॉब्लम्स के ऊपर लिखा, इंडिपेंडेंस के जो स्ट्रगल उस टाइम पर चल रहे थे उसके बारे में लिखा। तो ये सारी चीजें जो है हम अर्ली डेज एंड कॉलोनियल इन्फ्लुएंस के एक हेडिंग के अंडर लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। हेडिंग के अंडर लिखेंगे तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि अच्छा आपने सारे फेजेस को इस क्वेश्चन में डिस्क्राइब किया है। सो इस तरह से आप हेडिंग्स देके भी इसको लिख सकते हैं। फिर इंडिपेंडेंस के बाद जो है एक नया फेज शुरू हुआ, जिसमें इंडिपेंडेंस के बाद जो स्ट्रगल इंडिया में हुआ उसके बारे में लिखा। नेशन बिल्डिंग कैसे हुई, कैसे जब अंग्रेज चले गए तो देश को फिर से एक नए रूप में बनाने की कोशिश की गई, उसके बारे में जो है नॉवेल्स लिखे जाने लगे। सोशल जस्टिस जैसी थीम्स को जो है नॉवेल्स में एक्सप्लोर किया गया। तो दूसरा फेज ये था जिसमें मुल्क राज आनंद भी शामिल हैं, आर के नारायण शामिल हैं। ये दोनों ऑथर्स के ऊपर इस क्वेश्चन में हमें डिस्कस करना है। इसके अलावा बहुत सारे ऑथर्स हैं जो इस टाइम पर लिख रहे थे, पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम पे नॉवेल्स लिख रहे थे,
और फिर मॉडर्न नॉवेलिस्ट आते हैं, उनको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम इसको इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं कि सबसे पहला जो फेज है, फिर दूसरा फेज है, फिर तीसरा फेज है, फिर फाइनल फेज है। सो नॉवल के ये फेजेस हैं जो इंडिया में चले। मुल्कराज आनंद एंड आर के नारायण के नॉवेल्स के एग्जाम्पल्स हम इसमें ले सकते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर शुरू हुआ था। सलमान रश्दी, अरुंधति रॉय, विक्रम सेठ, ये सारे लोग लिख रहे थे। सो मुल्कराज आनंद के बारे में आप कुछ लिख सकते हैं, आप उनके नॉवेल्स के नाम लिख सकते हैं, जैसे अनटचेबल उन्होंने लिखा, दलित कम्युनिटी के बारे में लिखा, कास्ट सिस्टम के बारे में लिखा, और ये सारी चीजें उस टाइम की बहुत ही मेजर सिचुएशंस थी इंडिया में। सिमिलरली आर के नारायण जो है, उन्होंने अपने रीजनल जो एरिया है ना, साउथ में, जो उन्होंने मालगुडी डेज करके एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन भी लिखी है, स्वामी एंड फ्रेंड्स, द गाइड, इस तरह के नॉवेल्स इन्होंने लिखे जिसमें आपको फिक्शन मिलेगा एंड साथ ही इंडिया की सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर भी आपको एक रोशनी उसमें दिखाई देगी। और लोकल जो इंडियंस थे उनके बारे में आपको पता चलेगा कि उस टाइम पर कैसा टाइम था। सो आर के नारायण के बाद जो है फिर पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर जो है वो एस्टेब्लिश होता है। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर क्या है? कॉलोनाइजेशन के बाद जो लोग बाहर जाने लगे, कॉलोनाइजेशन का क्या इम्पैक्ट जो है रह गया, वो सारी चीजें, माइग्रेशन की थीम, ग्लोबलाइजेशन की थीम, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर भी राइटर्स लिखने लगे। जैसे सलमान रश्दी को तो हमें एक्सप्लेन डिटेल में भी करना है इस क्वेश्चन में, अगर कोई और ऑथर पूछा होता तो हमें वो एक्सप्लेन करना पड़ता। सो सलमान रश्दी हैं, अरुंधति रॉय हैं, विक्रम सेठ हैं, इन सारे ऑथर्स ने पोस्ट कॉलोनियल थीम्स के ऊपर लिखा। सो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर अपने आप में एक बड़ा सेक्शन है जिसमें इंडियन ऑथर्स जो हैं वो कैसे पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर को डील करते हैं, वो सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। सलमान रश्दी का आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे मिडनाइट्स चिल्ड्रन में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने फिक्शन को और रियलिटी को मिक्स करके एक नई तरह के नॉवेल्स लिखने की कोशिश की है, जिसमें इसमें हम इनके थीम्स, इनके स्टाइल्स के बारे में बता सकते हैं। मिडनाइट्स चिल्ड्रन का एग्जांपल तो आपको जरूर इसमें देना है। मिडनाइट चिल्ड्रन की समरिया पढ़ लेना कि कैसे इंदिरा गांधी के टाइम पर जो कैंप्स लगे थे, जो इमरजेंसी लागू हुई थी उस टाइम पर, और भी जो चीजें चल रही थी, वो सारी चीजें हमें इस नॉवल में मिलती हैं। एंड फिक्शन के तौर पर जो उस टाइम पर रहने वाले बच्चे हैं, पैदा होने वाले बच्चे हैं इंडिपेंडेंस के टाइम पर, उनको किस तरह की पावर्स मिली एंड उनको किस तरह से उन बच्चों ने यूज किया। ठीक है, सो ये हमारा थर्ड फेज हो गया। फोर्थ है हमारा करंट टाइम या कंटेम्पररी पीरियड, हम इसको कह सकते हैं नॉवेल्स का। सो आजकल के जो इंडियन नॉवेल्स हैं उनके बारे में हमें लिखना है। कंटेम्पररी टाइम पर क्या थीम्स थी, कंटेम्पररी टाइम पर क्या थीम्स हैं, ग्लोबलाइजेशन है, टेक्नोलॉजी है, फेमिनिज्म है, एनवायरनमेंट के जो इश्यूज हैं, अमीर गरीब का जो डिफरेंस है, और स्ट्रेस लेवल्स जो हर एज के लोगों में बढ़ गए हैं, डिजीजेस हैं, ये सारी जो हैं आज के टाइम की प्रॉब्लम्स हैं जिनको आजकल के नॉवलिस्ट जो है, कंटेम्पररी नॉवलिस्ट हैं, वो अपने नॉवेल्स में इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये हमारा एक पूरा क्वेश्चन बन जाता है जिसमें हमने चारों फेजेस को नॉवेल्स के देख लिए। अब आपको करना क्या है, आपको सारे जो इंपॉर्टेंट नॉवेलिस्ट हैं उनके मेन नॉवेल्स की कहानियां पढ़नी है ताकि आप एज एन एग्जाम्पल इसमें इंक्लूड कर सको। यहाँ पर हमने एक कॉमन क्वेश्चन देखा, आपको स्पेसिफिक किसी नॉवेलिस्ट के ऊपर आ सकता है, जैसे पिछले पेपर में मुल्कराज आनंद के ऊपर क्वेश्चन आया था, आर के नारायण के ऊपर स्पेसिफिक 2 क्वेश्चन आए थे, तो किसी भी और ऑथर के ऊपर आ सकता है, सलमान रश्दी के ऊपर आ सकता है, अरुंधति रॉय, किरण देसाई, जितने भी नॉवलिस्ट हैं सबके बारे में आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर किसी स्पेसिफिक ऑथर के ऊपर आए तो आप 4 पेज उसके ऊपर लिख सको। ठीक है, फिर इसी तरह से हम इसको कंक्लूड कर देंगे और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, डिस्कस द मेजर थीम्स एंड पोएटिक स्टाइल्स ऑफ इंडियन पोएट्स राइटिंग इन इंग्लिश सच एज सरोजनी नायडू, नजीम म्यूजिकल एंड आर के रामानुजन। सो बहुत सारे पोएट्स हैं इंडिया में जो अलग अलग रीजन से हैं बट वो इंग्लिश में पोएट्री लिखते हैं, तो किसी भी पोएट के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है, बट यहाँ पर 3 पोएट्स के ऊपर मैं आपको करके दिखाऊंगी कि किस तरह से हमें आंसर करना होता है। अगर स्पेसिफिक ऑथर के बारे में आपसे पूछा जाए तो
उनकी पोएम्स के बेस पर हम इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अगर जनरल पूछा गया हो तो इंडियन पोइट्स के नेम से हम स्टार्ट कर सकते हैं। सारे पोइट्स के नेम आप दे सकते हो कि ये मेजर पोइट्स हैं, 8-10 नाम दे दोगे तो एक अच्छा इम्पैक्ट आपके क्वेश्चन का पड़ता है। और कुछ पोइट्स जो आपने पढ़े हैं उनके रेफरेंसेस आप दे सकते हैं, उनकी पोइट्रीज के नाम, उनकी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफीज के नाम, इस तरह की चीजें अगर आप इंक्लूड करते हो तो भी आपका आंसर बहुत अच्छा बनता है। यहाँ हम एग्जाम्पल के तौर पर 3 पोइट्स का एनालिसिस करेंगे। सरोजनी नायडू जो हैं बहुत फेमस पोइट हैं, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, या भारत कोकिला अगर आपने सुना है तो उनको भारत कोकिला भी कहा जाता है। इनकी पोएम्स में हमें क्या दिखाई देता है? इनकी पोएम्स में हमें इंडियन कल्चर, हेरिटेज, इसके साथ साथ इनकी पोएम्स में हमें लिरिकल ब्यूटी भी दिखाई देती है। सो गाई जा सकती है इनकी पोएम्स। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है मैंने पोएट्री का, द पेलंक्विन बेयरर्स। पेलंक्विन बेयरर्स में भी हमें यही जो है इमेजरी हमें दिखाई देती है, म्यूजिक हमें दिखाई देता है। तो इनके स्टाइल को हमें पोइट्री के एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया, आप चाहो तो 2-3 एग्जाम्पल आप ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना लंबा आंसर लिख रहे हो और कितनी चीजें आपको किस ऑथर के बारे में पता है। तो हो सकता है किसी ऑथर के बारे में आपने कम पढ़ा हो तो उसके बारे में आप थोड़ा सा कम लिख सकते हो, जिसके बारे में ज्यादा पता है उसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा लिख सकते हो, बट फिर भी एक बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा। निजी म्यूजिकल को तो आप छोड़ ही नहीं सकते। निजी म्यूजिकल की तो आपको सारी इंपॉर्टेंट पोएम्स जरूर से जरूर पढ़नी चाहिए। सो निजी म्यूजिकल को अर्बन पोएट भी कहा जाता है। सो मेजरली मैंने एक हेडिंग दिया ताकि आपको याद हो जाए, आपको ये हेडिंग देनी जरूरी नहीं है, आप चाहो तो दे भी सकते हो, द वॉइस ऑफ अर्बन इंडिया। सो निजी म्यूजिकल फेमस है अपनी सिटी लाइफ के एक्सप्लेनेशन के लिए। तो वो सिटी लाइफ की रियलिटीज को, उसकी प्रॉब्लम्स को अपनी पोएम्स में एक्सप्लेन करते हैं, शोकेस करते हैं। यहाँ पर निजी म्यूजिकल के जो इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं उनके नाम आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी पोएम्स निजी म्यूजिकल ने लिखे हैं, जिनमें सबसे फेमस है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, पोएट, लवर, बर्ड विचर एंड द अनफिनिश्ड मैन। सो ये पोएम्स जो है एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हो। जब हम अर्बन पोइट कह रहे हैं तो अर्बन पोइट्री किस तरह की पोएम्स में दिख रही है? जैसे अर्बन एक पोएम है, अर्बन नाम से ही, जहां पर उन्होंने कंपैरिजन किया है नेचर का, वाइब्रेंट वर्ल्ड ऑफ नेचर, यानी कि नेचर कितनी सुंदर है, एंड जो सिटीज हैं वहां पर हमें उस तरह से नेचर की ब्यूटी दिखाई नहीं देती, क्योंकि वहां का जो लैंडस्केप है वो बैरन हो चुका है, वहां पर कंक्रीट चीजें बन चुकी हैं। सो ये कंपैरिजन हमें दिखता है। आप इस पोएम को डिटेल में पढ़ना और इसका एग्जाम्पल दे सकते हो। इसके अलावा भी निजी म्यूजिकल की पोएट्री में जो थीम्स हैं, उनका जो स्टाइल है, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे एलियनेशन उनकी पोएट्री में दिखता है, आइडेंटिटी का जो क्राइसिस है, और मॉडर्न लाइफ की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, लोगों को बहुत सारी चीजें जो है झेलनी पड़ती हैं सिटीज में, वो सारी चीजें आप इसमें एक्सप्लेन करोगे। थर्ड जो पोइट है वो है ए.के. रामानुजन। ए.के. रामानुजन जो है वो हम कह सकते हैं ट्रेडिशनल पैटर्न पे लिखते हैं। ए.के. रामानुजन की पोइट्री में साउथ इंडियन कल्चर और माइथोलॉजी का इम्पैक्ट हमें ज्यादा दिखाई देता है। लिखते वो इंग्लिश में है, बट साउथ इंडियन कल्चर के बारे में, माइथोलॉजीज, मिथ्स के बारे में हमें उनकी पोइट्री में दिखता है। साथ ही कुछ और थीम्स भी उनकी पोइट्री में हमें दिखते हैं, जैसे आइडेंटिटी, ट्रेडिशन, रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, लोगों का इंडिविजुअल रिलेशनशिप और लोगों का कलेक्टिव रिलेशनशिप क्या है, लोग कैसे एक दूसरे से जो है रिलेशनशिप रखते हैं, ऐसी थीम्स भी हमें उनकी पोएम्स में मिलती है। स्टाइल की बात करें तो माइथोलॉजी एंड फोकलोर्स के साथ साथ, अब हमने बात की कि उनकी थीम्स जो हैं वो मिथ्स हैं, माइथोलॉजी से उन्होंने थीम्स ली हैं, बट साथ ही उनकी पोइट्री के स्टाइल की बात करें तो सिंबलिज्म हमें दिखाई देता है, इमेजरी हमें दिखाई देती है। और कुछ पोइट्री कलेक्शंस के नाम मैंने यहाँ पर दिए हैं, आप इनको याद कर सकते हो। कुछ पोएम्स के नाम याद कर सकते हो, अगर पोइट्री कलेक्शन नहीं तो कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स आप इनकी पढ़ सकते हो। जैसे पोइट्री कलेक्शन में स्ट्राइडर्स हैं, होकुलाली हुवीला करके एक इनकी पोइट्री कलेक्शन है, रिलेशंस हैं, सेलेक्टेड पोएम्स। सो जरूरी नहीं है आप डिफिकल्ट नेम्स याद करो, आप कुछ कुछ नाम याद कर सकते हो, क्योंकि जो नेम्स होते हैं पोएम्स के, उससे आपके आंसर में बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। वो एग्जाम्पल्स के तौर पर आप उनको इंक्लूड करते हो। इनकी पोएम एक रिवर है, उसका आप एग्जाम्पल दे सकते हो, उनके स्टाइल की बात कर सकते हो। इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है।
थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, वो है एनालाइज द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंग्लिश ड्रामा, डिस्कस द प्लेज ऑफ राइटर्स लाइक गिरीश कर्नाड, महेश दत्तानी एंड अरुंधति रॉय। अब ड्रामा जो है, इंडियन ड्रामा, उसके बारे में हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि इंडियन ड्रामा इंग्लिश में कैसे शुरू हुआ एंड कौन कौन से जो लोग हैं वो इसमें लिख रहे थे, उनकी थीम्स क्या थी, और स्पेसिफिकली हमें गिरीश कर्नाड, महेश दत्तानी एंड अरुंधति रॉय को स्पेसिफाई करके हमें इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। सो इंग्लिश ड्रामा, इंडियन मॉडर्न इंग्लिश जो ड्रामेटिस्ट हैं उसमें गिरीश कर्नाड और महेश दत्तानी जो दो बड़े नाम हैं, इन दोनों को ड्रामा के फील्ड में, इंडियन इंग्लिश ड्रामा में बहुत बड़े ऑथर्स माना जाता है। अरुंधति रॉय अपने नॉवेल्स के लिए ज्यादा जानी जाती हैं, बट हाँ उन्होंने कुछ कुछ प्लेज भी लिखे हैं। ड्रामा पर जो मेन इम्पैक्ट अगर हम देखें, जब कॉलोनियल टाइम पर सबसे पहले ड्रामा शुरू, जैसे नॉवल शुरू हुए, पोइट्री शुरू हुई इंग्लिश में, वैसे ही ड्रामा भी शुरू हुआ। सो जब कॉलोनियल पीरियड में ड्रामा लिखा जा रहा था, सो उस टाइम पर ड्रामा पर मेन इम्पैक्ट था वो था यूरोपियन ड्रामा का, क्योंकि ऑब्वियसली हम जब कोई चीज लिखते हैं तो हम ऑलरेडी जो दुनिया में एग्जिस्ट चीज उससे रिलेटेड है उसको ही अपना इन्फ्लुएंस बनाते हैं, उसी से हम एक इंस्पिरेशन लेते हैं। सो यहाँ पर जब इंडियन ड्रामा की हम बात करते हैं, शुरू में जब इंडियन ड्रामा इंग्लिश में लिखा जाने लगा तो यूरोपियन ड्रामा, स्पेशली ब्रिटिश ड्रामा का इन्फ्लुएंस जो है हमें दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश ड्रामा में भी जो शेक्सपियर के प्लेज हैं उनका इम्पैक्ट हमें दिखाई देता है। शुरू से ही जो है इंडियन इंग्लिश ड्रामेटिस्ट ने इंडिया की थीम्स को अपने ड्रामाज में रखा, जैसे कल्चरल आइडेंटिटी, उसके अलावा सोशल इश्यूज को उन्होंने बहुत ज्यादा रेज किया है, उसके अलावा कॉलोनियलिज्म का हर क्षेत्र पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, चाहे वो आपकी पर्सनल छोटी से एक इंडिविजुअल की लाइफ है या फिर अगर हम पूरी कंट्री के हर सेक्शन पर बात करें, इकोनॉमी के ऊपर बात करें, तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये इंक्लूड किए गए थे कॉलोनियल फेज में, है ना। तो ड्रामा का भी एक फेज है जहां से शुरू हुआ। अब गिरीश कर्नाड की बात करें तो गिरीश कर्नाड के तो नॉवल प्लेज जो हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं गिरीश कर्नाड के प्लेज, क्योंकि मैं लिटरेचर के साथ साथ हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट रखती हूँ। सो इनके और माइथोलॉजी में भी इंटरेस्ट रखती हूँ। सो माइथोलॉजिकल जो स्टोरीज हैं उन्होंने उनको बेस बनाया है अपनी प्लेज का। सो गिरीश कर्नाड को पायनियर भी कहा जाता है मॉडर्न इंडियन इंग्लिश ड्रामा का। और मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा में सबसे ज्यादा जो चमकदार नाम है वो भी गिरीश कर्नाड का है। ये अपने इनोवेटिव स्टाइल से मिथ्स को यूज करने के लिए जाने जाते हैं। इनके प्लेस को आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, क्वेश्चन में मल्टीपल प्लेस के नाम लिख सकते हो, मैंने यहाँ पर दिए नहीं है, बट आप गिरीश कर्नाड को पढ़ोगे तो बहुत सारे जो समरीज आपको गिरीश कर्नाड के ऊपर मैंने दिए हैं अपने कोर्स में, तो गिरीश कर्नाड को तो ऑलमोस्ट पूरा ही मैंने कवर किया है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल यह है ययाति नाम के प्ले का। ययाति में कर्नाड ने माइथोलॉजी से ययाति की कहानी को एक डिफरेंट लाइट में प्रेजेंट किया है एंड उसमें डिफरेंट थीम्स जैसे एजिंग, मोरालिटी, उसके अलावा सर्च ऑफ मीनिंग क्या है उसको सर्च करना एंड इस तरह की चीजों को एक्सप्लोर किया है उन्होंने अपने इस प्ले में। बाकी प्लेस के एग्जाम्पल भी आप ले सकते हो, मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है ताकि क्वेश्चन जो है वो बहुत बड़ा ना हो, बट मैं आपको बता रही हूँ, आपको जितने प्लेस के नाम आते हैं वो आप सारे इसमें मेंशन करोगे। साथ ही महेश दत्तानी जो हैं वो माइथोलॉजी से एग्जाम्पल्स नहीं लेते हैं, वो सोशल इश्यूज के ऊपर जो है लिखते हैं, अपने प्लेस को सोशल इश्यूज को इंक्लूड करते हैं। जैसे सोशल इश्यूज में भी ऐसे कॉम्प्लेक्स इश्यूज जिसके ऊपर जनरली लोग बात नहीं करते, होमोसेक्सुअलिटी या फिर जेंडर इश्यूज, मेल फीमेल्स की जो प्रॉब्लम है, उसके अलावा जो रिलीजियस इंटॉलरेंस है, जो लोग रिलीजन के नाम पर लड़ते रहते हैं, इस तरह के सारे इश्यूज के ऊपर महेश दत्तानी लिखते हैं। ये सारे इश्यूज ऐसे कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं
जिसके ऊपर ना तो कोई खुल के लिख सकता है ना बोल सकता है, क्योंकि इंडियन सोसाइटी कुछ कुछ टॉपिक्स के ऊपर बात करना पसंद नहीं करती है। बट महेश दत्तानी ने अपने प्लेज में स्टोरीज के थ्रू इन इश्यूज को पिक किया है, इन इश्यूज को डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से जो डाउन ट्रोडन लोग हैं या जो लोग सफर करते हैं इन इश्यूज की वजह से, उनकी लाइफ कैसी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक प्ले का एग्जाम्पल लिया है मैंने, ऑन ए मगी नाइट इन मुंबई। सो ये एक प्ले है जिसमें एक गे कपल की प्रॉब्लम्स या उनके चैलेंजेस को इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से हमारी जो इंडियन कंजर्वेटिव सोसाइटी है वो गेइज्म लेस्बियनिज्म को एक्सेप्ट नहीं करती, एंड उसकी वजह से जो देखो भगवान ने उनको ऐसा बनाया है, लोगों को लगता है कि इनको कोई बीमारी है या ये लोग गलत हैं, ठीक है। सो उनके ऊपर अपने ऊपर कोई बस नहीं है। अगर फीमेल फीमेल है वो मेल नहीं बन सकती, मेल मेल है तो वो फीमेल नहीं बन सकता। इसी तरह से भगवान ने उनको जैसे बनाया है वो वैसे ही है। बट इंडिया की जो सोसाइटी है वो उसको उस तरह से ओपनली एक्सेप्ट नहीं करती थी। ये सारी चीजें उन्होंने अपने प्लेज में दिखाने की कोशिश की है। आजकल तो बहुत सारी मूवीज भी बन रही हैं इन सारे टॉपिक्स के ऊपर, ताकि लोग इसको एज इट इज एक्सेप्ट करें, है ना। सो इस तरह के आप और भी एग्जांपल्स दे सकते हो महेश दत्तानी का, दत्तानी के बाकी प्लेज का भी नाम भी लिख सकते हो सिर्फ, तो भी चलेगा। अरुंधति रॉय जो हैं, जो मानी जाती हैं अपने फेमस नॉवल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, बट उसके साथ साथ उन्होंने कुछ फेमस प्लेज भी लिखे हैं जिनके अंदर उन्होंने वही उसी तरह से जैसे अपने नॉवेल्स में वो थीम्स लेती हैं वैसे ही थीम्स ली हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज को एक्सप्लोर किया है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने दिया है द मैजिक ऑफ औरंगजेब, तो आप इस तरह के कुछ एक दो एग्जाम्पल्स दे सकते हो, क्योंकि ये नॉवेल्स के लिए ज़्यादा फेमस हैं, तो नॉवेल्स में जो है इनकी ज़्यादा महारत है, बट प्लेज में भी इन्होंने लिखा है। सो ये हमारे 3 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कवर होते हैं। इसका पीडीएफ जो है मैं आपको हमारी एप्लीकेशन पर प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी के क्वेश्चंस भी मैं जल्दी ही इंडियन लिटरेचर के आपके साथ डिस्कस करूंगी। सो आज की क्लास में हमने इंडियन नॉवल, पोइट्री एंड ड्रामा के क्वेश्चंस के पैटर्न को देखा है। आपको किसी भी ऑथर के किसी भी स्पेसिफिक वर्क, थीम या स्टाइल के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। उसके लिए आपको सारे इंपॉर्टेंट ऑथर्स के मेन वर्क्स की समरी जरूर पढ़नी है। मैंने अपने नोट्स में सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स की शॉर्ट समरीज इंक्लूड की हैं, और कुछ हैंड रिटन नोट्स भी आपने देखे होंगे। जिन लोगों ने वो कोर्स लिया है उसमें आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिले होंगे, जिसमें बहुत ही सिंपल बोलचाल की भाषा में मैंने समरीज को लिख के दिया है। क्योंकि कुछ कुछ स्टूडेंट्स ने ये कहा कि मैम कॉम्प्लेक्स इंग्लिश हमें समझ नहीं आती, तो हमने उसको बहुत सिंप्लीफाई किया है, और बहुत सारे जो है मेरी हैंड रिटन नोट्स भी मैंने वहां पर जो है पीडीएफ्स बनाकर डाले हैं। सिंपल लैंग्वेज है, और समरीज पढ़ते ही आपको पूरी कहानी याद हो जाती है, जिसको आप इंक्लूड कर पाओगे। और जिन स्टूडेंट्स ने हमारे नोट्स लिए हैं और उन समरीज को पढ़ा है, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस है, कि आपको उन नोट्स को पढ़ते टाइम कोई प्रॉब्लम फेस होती है, ताकि हम लोग अगर कुछ चेंजेस आपको रिक्वायर्ड है तो वो कर सके। सो प्लीज हमें जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। एंड आगे के वीडियोस में हम बाकी के इंडियन लिटरेचर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल see you soon in the next video. Thank you so much once again.